बेटी का दहेज। कल्पना की शादी राघव के साथ तय हो गई थी। कल्पना के माँ और पापा दोनों ही इस रिश्ते से बहुत खुश थे। जब कल्पना और राघव की सगाई का दिन आया तो राघव की माँ और पापा ने कल्पना के माँ और पापा से कुछ बात करने की इच्छा जाहिर की। भाई साहब, आपकी बेटी दिखने में बहुत सुंदर है और हमारे बेटी को बहुत पसंद है। सही कहती हैं आप भाभी जी। हमें भी राघव जैसा दामाद मिला है। हम भी इस बात से बहुत खुश हैं। इतनी अच्छी नौकरी है हमारे दामाद जी की। वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल के जमाने में भला इतनी अच्छी नौकरी वाला और हमारे बेटे जैसा दामाद मिलता कहाँ है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़ी खुशकिस्मत वाली है हमारी बेटी और हम भी। अब जब आपको इतना अच्छा दामाद मिला है तो आपको भी उसका ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपने दामाद को बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार करने से क्या होता है भाई साहब? ख्याल रखने से मेरा मतलब है अपने दामाद को तोहफे देना, उसके बिजनेस को सेट करने में मदद करना। लेकिन दामाद जी तो नौकरी करते हैं ना। हाँ, करता तो है, लेकिन नौकरी का क्या भरोसा। आने वाले वक्त में इसको अगर बिजनेस सेट करने का मन हुआ तो उसके लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ना। हाँ, बात तो आपकी सही है भाई साहब। बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। देखिए, अब हमें घुमा फिरा कर बात करनी तो आती नहीं। हम ये चाहते थे कि आप अपनी बेटी के दहेज में कम से कम 20 लाख तो दे ही दे। वो भी आपकी बेटी के ही तो हुए ना। बच्चों को आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपकी बेटी का ही तो है। 20 लाख का दहेज? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है बहन जी। अरे आजकल के जमाने में 20 लाख कौन से ज्यादा होते हैं? लोग तो 50-50 लाख का दहेज देते हैं। अब देखिए, इतनी से मांग तो हमारी रहेंगी ना। कुछ दिनों के बाद किसी भी तरह इंतजाम करके कल्पना की माँ और पापा 20 लाख का दहेज देकर कल्पना की शादी राघव के साथ करवा देते हैं। शादी के बाद, राघव, मुझे अपनी सहेली के यहाँ मिलने जाना था। तो ठीक है, चली जाओ कल्पना। क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम ये है कि आपके ऑफिस जाने के बाद मैं अपनी सहेली के घर कैसे जाऊंगी? ऑटो करके या टैक्सी करके? ऑटो या टैक्सी? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी। आप अपनी गाड़ी और ड्राइवर दोनों छोड़ कर जाइएगा। अरे लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है। अरे बहू, जब वो कह रहा है कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो क्यों जिद कर रही हो? चली जाओ ऑटो से। अरे मम्मी जी, 20 लाख दहेज ऑटो से जाने के लिए थोड़ी ना लेकर आई थी। कल्पना, समझने की कोशिश करो। मेरी ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो आप भी तो समझने की कोशिश करिए ना। इतनी गर्मी में मैं ऑटो या टैक्सी में नहीं जा सकती, मुझे अपनी गाड़ी से ही जाना है। जाओ राघव बेटा, बहू को उसकी सहेली के घर छोड़ाओ। और हाँ, लौटते में लेकर भी आना है। कल्पना और राघव के जाने के बाद बहुत नक चढ़ी है, हर बात पर दहेज के पैसों का ताना मारती रहती है। सही कहती हो, कितनी जिद्दी लड़की है। राघव का ऑफिस छुड़वा कर गाड़ी में बैठकर सहेली से मिलने गई है। कल्पना बात बात पर अपने सास ससुर को 20 लाख का दहेज लाने वाली बात कहती और उनकी कोई बात नहीं सुनती। कुछ दिनों के बाद, अरे कल्पना, वो मौसी और मौसा जी हमारे घर आने वाले हैं। 1 सप्ताह यहीं रुकेंगे। अच्छा ठीक है, तो तुम मम्मी जी से कह दो कि वो घर में किसी कुक का इंतजाम कर दे। अरे बेटा, लेकिन 7 दिन के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं, इसमें कुक लगाने की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है मम्मी जी, इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? आप तो इतना नहीं बना पाएंगी, वैसे भी आप कुछ करती नहीं। अरे कल्पना, तुम हो ना इस घर की बहू। क्या तुम मौसी और मौसा जी के लिए खाना नहीं बना सकती? हाँ, मैं हूँ ही इस घर की बहू। दहेज में इतने सारे पैसे लेकर आई हूँ। मेरा काम रिश्तेदारों के लिए खाना बनाना थोड़ी ना है। आपको क्या लगता है, एक तो शादी में अपने माँ बाप से इतने पैसे लेकर आओ, ऊपर से यहाँ आकर नौकरानी की तरह काम करो। ना जी ना, मैं ये सब नहीं करूँगी।
अगले दिन मौसी और मौसा जी राघव के घर आते हैं। कल्पना की सास सारा दिन काम करती है। ये देखकर मौसी जी को थोड़ा अजीब लगता है। अरे क्या बात है, अब तो घर में बहू आ गई है। वो तो सारा दिन कमरे में एसी चलाकर सोती रहती है और तुम काम करती रहती हो। हमें तो लगा था कि राघव की पत्नी के आने के बाद तुम्हें थोड़ा आराम हो गया होगा। कैसा आराम मौसी जी, मौसा जी, पूछिए मत। जब से ये आई है तब से मेरा तो काम बढ़ गया है। लगता है ये बहू नहीं, मैं बहू हूँ। अरे लेकिन बहू ऐसा करती क्यों है? तुमने इससे कुछ कह दिया है क्या? राघव के पापा कुछ नहीं बोलते? अरे जब देखो तब शादी में लाए पैसों की धौंस दिखाती रहती है। अच्छा तो ये बात है। लगता है अच्छा खासा मोटा दहेज मांगा है तुमने बहू के घर वालों से। अब इसमें दहेज की क्या बात है? 20 लाख ही तो मांगे थे, और हम कौन सा उन पैसों को खा जाएंगे? बैंक में पड़े हुए हैं, बच्चों के ही तो काम आएंगे। अरे लेकिन दहेज तो दहेज होता है ना। क्या जरूरत थी उनके मायके वालों के आगे मुंह फाड़ने की? अब तो वो सुनाएगी ही ना तुम्हें। ये तो तुम्हें पैसे मांगते वक्त सोचना चाहिए था। क्या फायदा निकला? बहू के आने के बाद भी नौकरानी की तरह रहना पड़ रहा है। ठीक उसी वक्त कल्पना वहां पर आती है और ये सारी बातें सुन लेती है। मौसी जी, मौसा जी और मम्मी पापा जी, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरे व्यवहार की वजह से बहुत दुख पहुंचा है। रिश्तेदारों के सामने अच्छा बनने का दिखावा मत करो बहू। सब तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। मुझे पता है मम्मी जी, इतने महीनों से मैं जो करती आई हूँ वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करने आई हो? अपनी सास से काम करवाती हो, बात बात पर अपने दहेज के पैसों की अकड़ दिखाती हो। और क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी जी, पापा जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद आपको सच्चाई नहीं पता। कौन से सच्चाई की बात कर रही हो? तुम्हें लग रहा है कि मेरे माँ बाप ने खुश होकर इतना दहेज दिया था, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप जानते भी हैं, मुझे 20 लाख दहेज देने के चक्कर में आज मेरे माँ बाप को अपना घर तक बेचना पड़ गया। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कब हुआ? मम्मी पापा ने कर्ज लेकर मेरा दहेज दिया था और वो नहीं चुका पाए, इसलिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वही तो, मेरे माँ बाप एक छोटे से कमरे में गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं और बस इसी बात का गुस्सा मेरे अंदर भर गया था। हमने वाकई में बहुत गलत किया। मौसी जी कह रही थी कि किसी से भी दहेज लेना अच्छी बात नहीं होती, और तुम्हारी बहू तो फिर भी बहुत समझदार है। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस समझाना चाहती थी कि मेरे दहेज के चक्कर में मेरे माँ बाप की पूरी जिंदगी खराब हो गई। हम सबको माफ कर दो कल्पना। मैं आज ही ये पैसे तुम्हारे मम्मी पापा को वापस देकर उन्हें उनका घर दिलवा दूंगा और आगे से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, राघव सही कह रहा है। आज के बाद इस घर में कभी दहेज की बात नहीं होगी। बाल ब्रह्मचारी। हनुमान प्रसाद का जैसा नाम था वैसे ही उसके गुण। घर वालों ने शादी करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन हनुमान को ये बात कभी समझ में ही नहीं आई। उसने तो जैसे सोच रखा था कि जिंदगी भर बाल ब्रह्मचारी बनकर ही रहना है। हनुमान जी का बड़ा भक्त जो था और साथ ही लड़कियों से बड़ा डरता था। कोई लड़की अगर उससे पास से भी गुजर जाए तो हनुमान थर थर कांपने लगता था। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो शादी कर ले और अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, लेकिन हनुमान को ये बात समझ में ही नहीं आई और इसी के चलते वो पूरे 40 साल का हो गया था। अरे बेटा, अब तो 40 का हो गया है, अब तो शादी कर ले। देख, फिर कोई लड़की नहीं मिलने वाली। तेरी माँ सही कहती है। अकेले कब तक रहेगा? हमारा क्या है, हम तो कुछ दिन में भगवान के पास चले जाएंगे। कितनी बार तो आप लोगों को समझा चुका हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे लड़कियों को देखकर ही डर लगने लग जाता है, और आप शादी की बात करते हैं। अरे तो क्या पूरी जिंदगी हनुमान जी की तरह ही सेवा करता रहेगा? अपने बारे में भी तो कुछ सोच बेटा। अरे भगवान ने भी तो शादी नहीं की थी माँ, उनको क्या परेशानी हुई जो मुझे हो जाएगी? हम भगवान नहीं बेटा, इंसान है, और इंसानों को इंसानों वाले सारे काम करने चाहिए। माँ और पिताजी के बार बार समझाने के बाद भी
हनुमान प्रसाद को ये बात समझ में नहीं आई। वो तो बस दिन रात मंदिर में भगवान की भक्ति करता और मस्त रहता। एक दिन रात को जब हनुमान प्रसाद गहरी नींद में सोया हुआ था, उसे सपना आया। सपने में खुद भगवान हनुमान आए। देख बेटा, तूने जिंदगी भर मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तू विवाह करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। क्या हुआ भगवान जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने आपकी सेवा में कोई कमी रख दी क्या? नहीं नहीं, तेरी सेवा से प्रसन्न होकर ही मैं तुझे गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए कह रहा हूँ। तेरे जैसे भक्त बहुत कम होते हैं, गलती की क्या बात। लेकिन प्रभु, किसी भी लड़की के पास से निकल जाने से मेरा शरीर कांपने लगता है। मैं किसी लड़की से शादी कैसे करूँगा? इस दुनिया में एक लड़की है जो तुझसे शादी करने के लिए ही बनी है, और जब वो तेरे पास आएगी तो तुझे अच्छा लगेगा और तेरा डर दूर भाग जाएगा। इतना कहकर भगवान हनुमान प्रसाद के सपने से गायब हो गए। सुबह जब हनुमान प्रसाद सोकर उठा, माँ, कल रात को खुद भगवान ने आकर मुझे शादी करने के लिए कहा है। तो बेटा, हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू करें। देखो, अभी तो फिर भी कोई मिल जाएगी, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अरे नहीं माँ, भगवान ने कहा है कि मेरे लिए एक स्पेशल लड़की बनी है और मेरी शादी उसी से होगी। अच्छा, तो भगवान ने उस लड़की का एड्रेस नहीं दिया तुम्हें? इतना बता दिया तो जरा पता भी बता देते। हाँ, वैसे पिताजी आपकी बात तो सही है। अगली बार जब भगवान सपने में आएंगे ना, तो मैं उस लड़की का मोबाइल नंबर या एड्रेस भी मांग लूँगा। बेटा, तू ना जिंदगी भर गधा प्रसाद ही रहेगा। अरे तेरे पिताजी मजाक कर रहे हैं, मजाक। हे भगवान, भेज कोई लड़की इसकी जिंदगी में जो इसको थोड़ा सुधार सके। माँ, वैसे तो मैं ये शादी वादी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अब भगवान ने खुद आकर मुझे आदेश दिया है, भला मैं उनके आदेश का पालन कैसे ना करूं। और उस दिन के बाद हनुमान प्रसाद की अपने लिए लड़की ढूंढने की तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर वो लड़की उसे कहाँ मिलेगी जिसके बारे में खुद भगवान ने उसके सपने में आकर उसे इशारा दिया था। यही सोचते सोचते एक दिन हनुमान प्रसाद गांव के बाहर रास्ते की तरफ जा रहा था। तभी वहां पर उसे एक साधु दिखा। साधु बाबा, जरा मेरे हाथ की लकीर देकर बताइए ना, मुझे पत्नी कहाँ मिलेगी? अब इस उम्र में पत्नी का क्या करोगे? ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अरे बाबा, गलती हो गई, पहले समझ में नहीं आया। अब बता दो ना, क्या करूं मैं? देखो बेटा, इस तरह गली गली पत्नी ढूंढने निकलोगे तो मिलने से रही। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। अरे भगवान ने ही तो खुद आकर कहा है पत्नी ढूंढने के लिए, उनके ऊपर छोड़ने से कैसे काम चलेगा? कई दिनों तक तलाश करने के बाद भी हनुमान प्रसाद को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिससे उसकी शादी होगी। परेशान होकर वो अपने एक दोस्त के घर पहुंचता है जो पहले से ही शादीशुदा था। अरे आओ आओ हनुमान, क्या बात है भाई, बड़े बरसों के बाद दर्शन दिए। भाई क्या करूं, मैं शादी नहीं करना चाहता था। वैसे चाहता तो अभी भी नहीं हूं, लेकिन सपने में आकर भगवान जी ने कहा है शादी कर लो। इसीलिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। अरे जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो शादी करके क्या करोगे? अरे क्या करूं भाई, बड़ा परेशान हूँ। लड़की मिलती नहीं और भगवान के आदेश के विरुद्ध जाने की इच्छा भी होती नहीं। अरे छोड़ो यार, क्या करना शादी, दिन भर की किचकिच। और ये सपना तुम्हें ऐसे ही आ गया होगा, इसके बारे में ज्यादा ध्यान मत लगाओ। अपने दोस्त की बात सुनकर हनुमान प्रसाद का मन एक बार फिर बदल जाता है और वो शादी ना करने के बारे में सोच लेता है। कुछ देर के बाद हनुमान प्रसाद के दोस्त की पत्नी अपने पति को, यानी कि हनुमान प्रसाद के दोस्त को गरम गरम खाना बनाकर खिलाती है। ये लीजिए, देखिए आपकी पसंद की सब्जी बनाई है और गरम गरम चपातियाँ। आप और आपका दोस्त दोनों मिलकर खाइए। अरे सुनती हो, खाने के बाद खीर मिल जाती तो मजा आ जाता। आज बहुत मन कर रहा था खीर खाने का। वैसे भी ना दिन भर काम बहुत था, बुरी तरह थक गया हूँ।
अरे चिंता क्यों करते हैं, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आज आपका खीर खाने का मन हो रहा होगा। लीजिए, मैंने पहले से बना कर रखी है। भाभी जी एक बात बताइए, इसको खीर खाने का मन था, ये बात आपको पहले से कैसे पता चल गई? अरे आपने शादी नहीं की ना, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, एक दूसरे के मन की बात चुटकी में पता चल जाती है। जैसे कि मुझे पता है कि आज मेरी पत्नी को खाने के बाद पान खाने का मन कर रहा था और मैं पहले से लेकर आया हूँ। अरे लेकिन तुम तो कह रहे थे कि शादी में किचकिच होती है। अरे वो तो बस ऐसे ही मजाक में कह रहा था। तुम्हें लड़की मिल नहीं रही, तुम्हारी उम्र हो गई है, तो अब और क्या कहता तुमसे। हनुमान प्रसाद अपने दोस्त के घर से सीधा अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ जल्दी से मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढो, मुझे शादी करनी है। और तुम्हारी वो सपने वाली लड़की का क्या हुआ? अरे तो क्या करूँ माँ, कब से उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, आप ही बता दो कहाँ मिलेगी वो, और अगर नहीं मिली तो देखिए अब मेरा भी ना शादी करने का मन कर रहा है, मैं क्या करूँ माँ। अरे बेटा भगवान ने तुम्हें सिर्फ इशारा किया था, अपने लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, अगर एक बार तुमने मन बना लिया तो तुम्हारा लड़कियों को लेकर डर निकल जाएगा और फिर कोई भी लड़की तुम्हारे पास आएगी तो अच्छा ही लगेगा। तुम भगवान के इशारे को नहीं समझते। तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं, भगवान ने तुमसे कहा था कि तुम अपने मन से लड़कियों को लेकर ये डर निकाल दो। सही कहते हैं आप, आज मुझे समझ में आ गया है, अब मैं भी शादी करूंगा। एक जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है ताकि खाने के बाद गर्मा गर्म खीर खाने को मिल सके। इतना कहकर हनुमान प्रसाद मुस्कुराने लगा और उसके माँ बाप की जीवन भर की टेंशन खत्म हो गई।